आज तक 1 साल हो गया अदालत अपने इस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करा सकी। अगर ये ऑर्डर किसी बाप के खिलाफ होता तो 4 घंटे से पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर तमाम टेलीविजन स्टेशन वहां पे अपनी बड़े फख्र के साथ बता रहे होते कि जी हमने बंदे को अरेस्ट कर लिए और जनाब बच्चे हमने रिकवर करा के वापस दे दिए। तो क्या फादर इंसान नहीं है? इतनी जुर्रत कैसे हो गई अवाम की कि वो अदालतों के ऑर्डर को जूते की नोक पे रखें? जब बाप के खिलाफ होती है तो साथ ही हथकड़ी लगा के फौरन अगले दिन अदालत में ले जाते हैं और पैसे भी जनाब अदा हो जाते हैं। तो अदालत की क्या हैसियत है? सवाल ये है कि जब पैसे ना देने हो तो बाप को तो आप घर से उठा के ले जाते हैं, उसके बहन भाइयों को भी पकड़ लेते हैं, उसको उठा के जेल में भी भेज देते हैं आप। जब आपके वारंट्स पे अमल नहीं होता तो उसके उस सूरत में बताएं आज तक आपने कितनी खवातीन को जेल में भेजा है या कितने लोगों को आपने सजा दी है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद हूँ। एक नॉन कस्टोडियन फादर हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब। डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, आपको कुछ मसाइल का सामना रहा बीबी के खिलाफ वारंट के हवाले से। वैसे तो सुनने में यही आता है कि जी बीबी बच्चा लेकर नहीं आएगी तो वारंट एक इशू हो जाता है और वो भी बड़ी मुश्किल से खैर होता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। तो ज़रा ये बताएं वारंट क्या चीज़ होती है और आगे किस तरह मसाइल आपको फेस करने पड़े अपने केस में? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ महमूद है। सर मेरा जो केस था ना वो तो 10 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ और 17 जनवरी 2018 को हेबियस कॉर्पस के जरिए मुझसे बच्चे ले लिए गए। हालांकि अभी तक तलाक वाक़या नहीं हुई थी और तलाक भी हमारी सिंगल थी। बहरहाल वो मामला ख़त्म हो गए, फिर अदालतों में केस चलते रहे। फिर फैसला हुआ मेरा 14/9/2019 को। तो 14 सितंबर 2019 को फैसले में ये लिखा गया कि जी मुझे घर की मुलाकात दी जाएगी, गर्मियों में 10 दिन, सर्दियों में 3 दिन, इस तरह गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। इसके अलावा आपका जो है सालगिरह के दिन है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, इस पे 24 घंटे के लिए। बच्चों की उम्र क्या है? उस वक्त बच्चे की उम्र जो थी, मेरी बेटी थी बड़ी, वो 6-7 साल की थी और बेटा जो था वो तकरीबन 5 साल का था। बच्चे बड़ी उम्र के ये शेड्यूल कर रहे हैं, ये चीजें कहाँ मिलती हैं छोटे बच्चे? अब मेरी बच्ची जो है वो 11.5 साल की हो गई है, उसका नायाब नाम है उसका। और जो मेरा बेटा है उसका नाम अर्शमान आसिफ है और वो इस वक्त 9 साल से ज्यादा का हो गया। तो अभी ये हालात चल रहे हैं, लेकिन 4 साल के अंदर 1 साल में अब गर्मियों की छुट्टियां भी आनी है तो आपने 2-3 दफा वारंट निकलवाने हैं, तो उस पर कोई कंप्लाइंस नहीं होनी। पिछले 4 साल में ये कुछ मेरे साथ प्रैक्टिस हो रही है। सर्दियों की छुट्टियों में भी वारंट निकलवाए तो कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, और इसी तरह सालगिरह के दिन के ऊपर भी वारंट का कोई अमल दखल नहीं है, ना छोटी ईद ना बड़ी ईद। तो किसी वारंट का कोई अमल दखल आज तक 4 साल में नहीं हो सका। इसमें वारंट जो होते हैं वो 100 CRPC के वारंट होते हैं। इसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ द माइनर्स। तो उसमें जो जज साहबान होते हैं, अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें ये लिख देती हैं, या तो थ्रू SHO लिख देती हैं मुतल्लिका SHO को, या फिर SP के थ्रू, SDPO के थ्रू, या फिर रेयर केसेस में DPO या DIG और CCPO वगैरह के थ्रू। तो मेरे हर तरह के वारंट निकाले गए हैं, मतलब थ्रू DIG भी वारंट निकले हुए हैं, थ्रू CCPO भी वारंट निकले हुए हैं। अगर आप ये दिखा सकें तो ये देखें, ये वारंट है थ्रू CCPO, मगर इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। तो इनमें ये सारा थ्रू CCPO लिखा हुआ है वारंट का, और इसमें कोई अमल दरामद नहीं है, एक दफ़ा भी अमल दरामद नहीं हो सका। इसके अलावा और भी वारंट्स हैं। पता चलता है कि जी वो घर जाते हैं तो आगे से घर वाले ताला लगा के घर से चले जाते हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन होती है पूरी कि जी आज आना है, क्योंकि ये स्केड्यूल्ड मुलाकातें होती हैं और वारंट भी स्केड्यूल्ड मुलाकातों में निकलते हैं। तो वो उस दिन पर्टिकुलर औकात के लिए घर को बंद करते हैं और कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बात आई गई हो जाती है, आप जाते हैं, जाके मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताते हैं कि जी ये हमारे बेलेफ की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि जी घर वाले घर नहीं है, या उन्होंने लिख दिया जी कि बेबी घर में मौजूद नहीं है और बच्चे घर में मौजूद नहीं है। सवाल ये है जी कि किसी की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो अदालत का वारंट हो और वो घर से चले जाएं शॉपिंग करने के लिए। पता चला जनाब दूसरे शहर में कोई 4थे दर्जे का कोई रिश्तेदार फौत हो गया था, पता नहीं वो फौत भी हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहाँ पे चले गए हैं जनाब। जबकि मेरे केस में हालात ये हैं कि मेरे सगे वालिद मोहम्मद इसहाक यानी कि बच्चों के दादा, ये 7 अगस्त को फौत होते हैं और मेरी बच्ची का स्केड्यूल डे था उस दिन मुलाकात के लिए। तो हमने कहा जी चले ठीक है, एक ही गली में घर है, पता भी चल गया सब लोगों को, तो शायद आज कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कुछ शायद इनको कोई आ जाए, मगर नहीं।
कुछ भी नहीं। ये रिपोर्ट अदालत की मुलाजा फरमाए। जनाजा घर में पड़ा हुआ है और मैं जनाब बच्चों को लेने के लिए बैलिफ के साथ वहां पहुंचा हूं, तो आगे से पता चलता है जी कि जनाब दरवाजा ही नहीं खुला। अब मुझे ये बताइए कि मैं दरवाजा तोड़ूं, गली में तमाशा लगाऊं, घर में वालिद साहब का जनाजा तैयार है और वहां से बच्चे गायब कर दिए गए हैं। अदालत के कान पे जूं तक नहीं दिखी। मैं गया हूं, बताया उनको, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद मुतअद्दिद मर्तबा वारंट निकले 100 CRPC के, कोई मसला नहीं। तो एक दफा आप कहते हैं थाना भी चेंज हो गया था वो? जी बिल्कुल, वो पिछले साल इस तरह DIG साहब के थ्रू वारंट निकले और अदालत को आजिज कर दिया जाता है। तो वो जज साहबा इवनिंग कोर्ट की थी, लाहौर इवनिंग कोर्ट की, वो बहुत ही अच्छी जज साहबा थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई इतना अच्छा जज देखा नहीं है जो इम्पार्शियल और अनबाइस्ड फैसले करता हो। तो खैर उन्होंने DIG के जरिए वारंट भिजवाए, तो उन्हें समझ आ गई कि नहीं अब किसी भी तरीके से इन जज सभा से निकलनी नहीं है और कोई छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो वो जब थ्रू DIG वारंट पहुंचे हैं SDPO ऑफिस में, तो SDPO ऑफिस से थाना डिफेंस A की बजाय थाना फैक्ट्री एरिया मार्क कर दिया गया, यानी कि दूसरा थाना मार्क कर दिया गया और मुझे नहीं बताया गया। अमूमन प्रैक्टिस ये है कि वो साहिल को बताया जाता है कि वो घर की निशानदेही कराए। जब मैं मुकर्ररा तारीख पे अदालत में आया कि जी आज बच्चों को पेश करना होगा पुलिस के जरिए, तो मुझे पता चला कि जी वो दूसरे थाने की पुलिस से एक रिपोर्ट आई हुई है कि जनाब वो हम तो एड्रेस ढूंढते रहे हैं, तो जनाब हमें एड्रेस नहीं मिला, तो लिहाजा बंदे से कहा जाए कि निशानदेही कराई जाए। तो ये पहली बात तो ये कि ये थाना तब्दील कैसे हो गया। दूसरी बात ये कि अगर तब्दील हो गया था तो मेरा नंबर लिखा हुआ था, तो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो ये कुछ चालबाजियां होती हैं, कुछ तरीक़ाकार होते हैं अदालती निज़ाम में, जो खामियां हैं, जो लूप होल हैं हमारे, वहां से अदालतों से एक ऑर्डर निकल आता है मगर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर वो इंतजामिया के हथे चढ़ता है, फिर वो और बहुत सारे उसमें जो भी उसमें एक्टर्स आते हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, जिस तरीके से भी उन्होंने अपनी बदउनवानी का इर्तिकाब करना होता है वो करते हैं। तो अभी मेरा दूसरी दफा वारंट इस साल भी इशू हुआ है विंटर वेकेशन के लिए, मगर विंटर वेकेशन के लिए वो बता दिया गया जी कि मोहतरमा के भाई की तरफ से एक दफा बयान आ गया कि जी मोहतरमा बच्चों को लेके दूसरे शहर गई हुई हैं, और फिर एक दफा बाप की तरफ से बयान आ गया जी मोहतरमा बच्चों को लेके दूसरे शहर में गई हुई हैं। तीसरी दफा जनाब बयान आ गया जनाब के घर में ताला लगा हुआ है। तो अदालत की क्या हैसियत है? सवाल ये है कि जब पैसे ना देने हो तो बाप को तो आप घर से उठा के ले जाते हैं, उसके बहन भाइयों को भी पकड़ लेते हैं, उसको उठा के जेल में भी भेज देते हैं आप। जब आपके वारंट्स पे अमल नहीं होता तो उस सूरत में बताएं आज तक आपने कितनी खवातीन को जेल में भेजा है या कितने लोगों को आपने सजा दी है। इसमें मेरा हक बनता है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं नॉन कस्टोडियल पेरेंट भी हूँ, मैं अफेक्टी भी हूँ, मैं एक जिम्मेदार शख्स के होने के नाते मैं पैसे भी अदा करता हूँ हर महीने। तो कितने लोग हैं जिनको आपने भेजा, कितने लोग हैं जिनकी आपने कस्टडी तब्दील की है। बार बार अदालतों की यहाँ पे तौहीन हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बार बार एप्लीकेशन देते हैं, एक नहीं मुतअद्दिद दफा मेरी एप्लीकेशनें लाइनों में लगी हुई हैं जिसमें एक दर्जन से ज्यादा के मरतबा ये सदा की गई है कि कस्टडी तब्दील की जाए, मगर आज तक कस्टडी तब्दील नहीं हुई। बल्कि मेरा 2023 को ऑर्डर जारी हुआ कि जी खातून 10 लाख का शोटी बॉन्ड देगी, वो शोटी बॉन्ड आज तक जमा नहीं हुआ। किसी में आज तक इतनी वो नहीं हुआ कि वो जी छोटी बॉन्ड ले सके। उसके बाद फिर 11/1/2023 इसको एक ऑर्डर इशू होता है 21/1/2023 कि जी बच्चे जो हैं वो बाप के हवाले कर दिए जाए, इंटरम कस्टडी वालिद के हवाले कर दी जाए, मगर आज तक इंटरम कस्टडी वालिद के हवाले नहीं की गई। ये मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि The respondent is also directed to submit surety bond of ₹10 lakhs with one local surety to the satisfaction of the court. After execution of warrant, interim custody of minors be handed over to petitioner, mean father, non-custodial father, till submission of surety. आज तक 1 साल हो गया अदालत अपने इस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करा सकी। अगर ये ऑर्डर किसी बाप के खिलाफ होता तो 4 घंटे से पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर तमाम टेलीविजन स्टेशन वहां पे
अपनी बड़े फख्र के साथ बता रहे होते कि जी हमने बंदे को अरेस्ट कर लिए और जनाब बच्चे हमने रिकवर करा के वापस दे दिए। तो क्या फादर इंसान नहीं है? क्या कानून में सब कुछ बराबर नहीं होता? देयर इज नो राइट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन द नॉन कस्टोडियल, व्हेन द कस्टोडियल मदर इज नॉट फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ राइट शी इज एंजॉयिंग? तो ये मेरा सवाल है ना, बताइए मुझे कि कौन कर रहा है और ये क्या कर रहा है। और ये इसके बाद ये फिर ऑर्डर आता है 11/2/2023 को, इसमें भी लिखा हुआ है कि द रिस्पोंडेंट इज आल्सो डायरेक्टेड टू submit surety bond of rupees 10 lakh with one local surety to the satisfaction of the court after execution of the warrant interim custody of the minors be handed over to the petitioner till submission of the surety। आज तक नहीं हो सकी, 1 साल हो गया, ना surety bond आया है ना ही बच्चे बाप के हवाले किए गए। और ये इंटरम कस्टडी आर्जी हवालगी होती है, आर्जी हवालगी है, घंटों के लिए हो सकती है, चंद दिनों के लिए भी हो सकती है। ये सर को श्योरिटी बॉन्ड नहीं जमा करा फिर भी नहीं है जी, और श्योरिटी बॉन्ड आज तक नहीं जमा कराया गया। इसका क्या मतलब है कि वो वायलेशन करना चाह रहे हैं जो कि पिछले पूरे साल से कर रहे हैं, और बाप के दादा के मरने पे बच्चे अपने दादा के जनाजे पे नहीं आ सके हैं। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि जहाँ पे लिखा हुआ जनाब के बच्चे दूसरे शहर में गए हुए हैं और पता नहीं किस चौथे या 5वें दर्जे की कोई फौतगी हो गई है। बच्चों का इससे क्या ताल्लुक है? बच्चों का उन रिश्तेदारों से क्या ताल्लुक है? और इतनी जुर्रत कैसे हो गई अवाम की कि वो अदालतों के ऑर्डर को जूते की नोक पे रखें? ये जूते की नोक पे रखना ही है ना अमल करना। उनको कोई डर खौफ ही नहीं है। उन्हें पता है कि जी कोई दुनिया में ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई आज तक जो हमसे कोई अमल दरामद करा ले। और ये हमने हकीकत में देखा है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमने देखा है। अगर है ऐसी बात तो मुझे 4 साल तो मुझे हो गए इस ऑर्डर को लेके फिरते हुए, तो मेरा तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे साथ यहाँ पे कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तरह के, जो मैं आपको कई केसेस बता सकता हूँ जो सेम कहानियां हैं। जबकि जब बाप के खिलाफ होती है तो साथ ही हथकड़ी लगा के फौरन अगले दिन अदालत में ले जाते हैं और पैसे भी जनाब अदा हो जाते हैं, और फिर जनाब सारा कुछ कस्टडी भी फौरन से पेशतर तब्दील कर दी जाती है। मगर जब बाप के लिए इस तरह की बात होती है तो तब तो कुछ नहीं होता। ये देखें, ये जगह जगह पे लिखा हुआ रिकवरी ऑफ माइनर्स, कोई रिकवरी ऑफ माइनर नहीं होती। ये दिखा दें कहाँ पे रिकवरी ऑफ माइनर करके बाप के हवाले की गई है, नहीं की जाती। तो ये दुख और तकलीफ है इस अदालती निज़ाम से। हम क्या कह सकते हैं इसमें? अल्लाह ताला का हुक्म है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व आतिउल उलुल अमर, कि जी आप अल्लाह ताला की इताअत करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उलुल अमर की इताअत करें। तो उलुल अमर में चूंकि अदालतें और एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो हम इसलिए चुप कर जाते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और हम यहाँ पर इस जिंदगी में ये तमाम जुल्म के निज़ाम में अपनी आवाज़ बुलंद करते चले जाएंगे जिस हद तक, क्योंकि हमारा फर्ज यही है, हमसे इसी हवाले से पूछगिछ होगी। और जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उससे फिर उसी हिसाब से पूछगिछ होगी। और ये याद रखिएगा, फमैया मालूम इसका ज़र्रतन शर्रन यरा, जो एक एटम के बराबर बुराई करेगा उसको देख लेगा। तो अल्लाह ताला उसको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उसके बाद उसको आग के सतूनों के अंदर पैक कर दिया जाएगा। तो हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला का इंसाफ बिल्कुल ठीक है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अदालत में एक दफ़ा जाएं, और उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर आप मेरे इंसाफ पे यकीन रखें। इकबाल का शेर है, ना जा इसके तहम्मुल पे कि बेढब है गिरफ्त इसकी, डर इसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम इसका। तो आप उस दिन से डरें जिस दिन आप अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे और फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तारीख गवाह है।